हेलो नमस्ते नमस्कार साथियों, मोस्ट वेलकम इन उत्कर्ष क्लासेस। दिस इज पेपर 2020 एनडीए फर्स्ट एंड सेकंड की बात कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कोशिका जीवों की स्थिति में अतिरिक्त आधिक्य जल और अपशिष्टों को निष्कासित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग एक भूमिका निभा सकता है? Which one of the following cell organelles may play a role in expelling excess water and waste in case of unicellular organism? तो अगर हम बात करते हैं जो एक्स्ट्रा वाटर है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको बाहर निकालने की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना। यानी अगर सेल के अंदर हम बात करते हैं, सेल के अंदर वो स्ट्रक्चर होती है वैक्यूल। क्या होती है? वैक्यूल की बात करते हैं, जिसे हिंदी में रिक्तिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिक्तिका कहा जाता है। और रिक्तिका क्या है? कुछ नहीं, एक टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली से घिरी हुए बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थैली जैसी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनके अंदर एक्स्ट्रा वाटर वगैरह मिनरल्स स्टोर रहता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी वैक्यूल्स की बात, एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर और वेस्ट को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट अमीबा की बात करते हैं। जी हाँ, है ना, हम बात करते हैं अमीबा के अंदर। अमीबा के अंदर हम बात करते हैं, यूग्लिना के अंदर हम बात करते हैं। किस में अंदर? यूग्लिना के अंदर। तो इंपॉर्टेंट रोल होता है। लाइसोसोम की बात करते हैं, यहां रोल नहीं होगा। लाइसोसोम क्या करता है? इसको क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं, है ना। इसमें एंजाइम्स भरे होते हैं। वैक्यूल ये करेक्ट ऑप्शन होगा। गोल्जी बॉडी ये काम नहीं करती है, और ईआर भी ये काम नहीं करती। ईआर का काम ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता है। आरईआर एसईआर प्रोटीन सिंथेसिस, आरईआर। राइबोसोम ईआर, है ना, राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। जबकि एसईआर, इसके दो टाइप होते हैं, आरईआर और एक होता है एसईआर। आरईआर का रोल होता है प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में रोल होगा। जबकि इसका जो रोल होता है लिपिड सिंथेसिस में। कहां? लिपिड सिंथेसिस में। तो ये भी नहीं होगा। गोल्जी बॉडी बहुत सारे फंक्शंस करती है। एक्रोसोम जो स्पर्म के टिप पार्ट पर स्ट्रक्चर होती है, जो एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करता है। गोल्जी बॉडी प्लांट के अंदर जो हम बात करते हैं सेल प्लेट बनाती है, नहीं, सेल डिवीजन में रोल होता है ना। कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड के फॉर्मेशन के अंदर हम बात करते हैं, गोल्जी बॉडी का रोल होता है, ठीक है ना। तो ये गोल्जी भी नहीं होगा और लाइसोसोम भी नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन जो बात करते हैं वो क्या है? वैक्यूल होते हैं। वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करते हैं इनके अंदर। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया? परासरण नियमन। क्या करते हैं? परासरण नियमन का भी काम करते हैं, है ना। जो अमीबा वगैरह है ना, उसमें अच्छा देखने को मिलता है। ऑस्मो रेगुलेशन, दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको बाहर निकालेंगे, जिससे उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ऑस्मोलिटी है वो मेंटेन रहती है, उनका आयनिक बैलेंस मेंटेन रहता है। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वैक्यूल यानी धानी यानी रिक्तिका होगा। क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि के एक ही उसी टुकड़े पर एक साथ एक ही समय में दो अथवा अधिक फसलें उगाने की पद्धति को वर्णित करता है? Which one of the following terms describe, क्या करता है? डिस्क्राइब की बात कर रहे हैं, है ना। The practice of growing two or more crops simultaneously on the same piece of land. तो एक ही हम बात करते हैं पीस ऑफ लैंड पर, हम बात करते हैं दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को हम बात करते हैं, क्या करवा रहे हैं, है ना, प्रोपिगेट कर रहे हैं, प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग की बात कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे? फसल चक्रण, क्रॉप रोटेशन? नहीं, क्रॉप रोटेशन में ऑल्टरनेट सिस्टम होता है, एक बार ये होता है, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा। या तो एक ही टाइम में हम बात कर रहे हैं ना, है ना। मिक्स क्रॉपिंग, क्या? मिक्स क्रॉपिंग बिल्कुल सही है, दैट इज कॉल्ड एज मिक्स क्रॉपिंग। क्या कहलाएगी ये? मिक्स क्रॉपिंग कहलाती है। मिश्रित फसल कहते हैं इसको। यानी समझ रहे हो, एक साथ एक ही समय में दो या अधिक फसलें उगाना है ना। टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम, है ना, पीस ऑफ लैंड, दैट इज कॉल्ड एज मिक्स क्रॉपिंग, मिश्रित फसल। अंतर फसल इंटरक्रॉपिंग के अंदर रो बनाई जाती है। यहाँ भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं क्रॉप्स, बट रो से उसको थोड़ा सेपरेट कर दिया जाता है, ठीक है। और मिश्रित खेती या मिक्स फार्मिंग में क्या होता है? वहां कैटल को भी हम बात करते हैं इसके अंदर, यानी रेयरिंग की बात की जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ कैटल का भी यूज किया जाता है,
उनके पालन पोषण से संबंधित चीजें होती है। आप क्रॉप को भी प्रोडक्शन करें, जैसे एक बहुत बड़ा फील्ड है जहाँ क्रॉप भी है और कैटल भी है ना, समझ रहे हो मेरी बात को, उसको कहते हैं मिक्स फार्मिंग। क्या बोलते हैं? मिक्स फार्मिंग, ठीक है ना। जैसे पोल्ट्री का यूज कर लिया, बी कल्चर का यूज कर लिया, है ना, फिशी कल्चर की बात कर लेते हैं, साथ साथ में एग्रीकल्चर भी चलता है। तो ये दोनों भी टर्म्स नहीं होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, यानी क्या बोलेंगे? मिक्स क्रॉपिंग। क्वेश्चन इज, विषाणुओं, वायरस पर प्रतिजैविकों, एंटीबायोटिक दवाओं के प्रभावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which one of the following statement is correct about effect of antibiotic on virus? वायरस की बात कर रहे हैं, उस पर एंटीबायोटिक। देखिए जैसे कोरोना की बात करें तो एजिथ्रोमाइसिन का सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है, जबकि एजिथ्रोमाइसिन की बात करते हैं एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही काम करती है। तो वाई वी यूज एंटीबायोटिक इन केस ऑफ वायरल इन्फेक्शन? तो वायरस इन्फेक्शन में हम एंटीबायोटिक का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि जब वायरस इन्फेक्शन होता है ना, वायरल इन्फेक्शन, तो उस समय बैक्टीरियल डिजीज के भी चांस बढ़ जाते हैं, है ना। तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक क्या करता है? उस जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उसको सप्रेस करता है, ठीक है ना। तो यहां वैसे वायरस एंटीबायोटिक की बात करते हैं, एंटीबायोटिक की बात करते हैं उसके, है ना, वायरस के अगेंस्ट कुछ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। वायरस अजीवित निर्जीव अस्तित्व है, किंतु ये प्रतिजीवाणु के साथ पारस्परिक क्रिया अंतर क्रिया कर सकते हैं। वायरस आर नॉन लिविंग एंटाइटिस बट इट कैन इंटरेक्ट विद द एंटीबायोटिक्स। नो, ये एंटीबायोटिक के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, रॉन्ग है। एंटीबायोटिक्स लेने से विषाणु संक्रमण का उपचार होता है, टेकिंग एंटीबायोटिक्स का वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है, काम नहीं करती है। एंटीबायोटिक का मतलब एंटीबायोटिक यानी बैक्टीरिया के अगेंस्ट, जबकि हम वायरल इन्फेक्शन में इनका यूज कर रहे हैं, कोई इफेक्ट नहीं होगा। वायरस उपापचयी पतों से युक्त नहीं होते हैं, सही बात है, जिन पर प्रतिजीवाणु कार्य कर सकते हैं, जबकि बैक्टीरिया में है ना, इस तरह के पथ होते हैं, है ना, इस तरह के पथ उपस्थित होंगे। तो यहां हम बात करते हैं कि ये इस तरह के पथ आपको कहां देखने को मिलेंगे? बैक्टीरिया में देखने को। वायरस डू नॉट possess metabolic pathway on which antibiotic can function, whereas the bacteria have such pathway। बैक्टीरिया में ऐसे पाथवे होते हैं, हम एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं बैक्टीरिया पर, वायरस में नहीं। ये परफेक्ट आंसर है, ये परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। क्यों हम बात करते हैं, जो दवाओं की बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं, वायरस पर ये काम नहीं करेगी, ठीक है। लास्ट देखिए, ऑन विच एंटीबायोटिक कैन फंक्शन वेज द, ये पढ़ लिया हमने। प्रतिजीवाणु के प्रति वायरस प्रतिरोधी होते हैं, वायरस आर रेजिस्ट, है ना, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। नहीं, ये भी गलत है ना, एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट नहीं होते हैं, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन जो है वो परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? क्या पूछा है? नॉट करेक्ट की बात कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। बायोमास इज ए रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैव सतही जैव मात्रा ऊर्जा का एक नवीनीकरण स्रोत है, बिल्कुल सही बात है। बायोमास की बात कर रहे हैं तो अभी एनर्जी का एक क्या है? रीन्यूएबल सोर्स माना जाता है, बिल्कुल सही लिखी है ये लाइन। गोबर गैस तब उत्पादित होती है जब गोबर, फसल अवशिष्ट, वानस्पतिक अवशिष्ट, गंदे पानी, मल, जल को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होने दिया जाता है। गोबर गैस इज प्रोड्यूस व्हेन काउ डंग, क्रॉप रेजिड्यू, वेजिटेबल वेस्ट एंड सीवेज आर अलाउड टू डिकम्पोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल सही है, क्योंकि एक एनएरोबिक प्रोसेस है। कैसा है? एनएरोबिक प्रोसेस है, अवायवीय है। कैसी है प्रक्रिया? अवायवीय प्रक्रिया है, बिल्कुल सही लिखिए, ये भी लाइन बिल्कुल सही है। बायोगैस जैव गैस का उत्पादन करने से मृदा और जल प्रदूषण कम होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम वेस्ट प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, गोबर को यूज कर रहे हैं, और उनको हम बात करते हैं, फर्मेंटेड करते हैं, किण्वित करते हैं, उससे बायोगैस बनाते हैं, तो ये पोल्यूशन को कम कर रहा है, बिल्कुल सही है। बायोगैस की तापन क्षमता बहुत कम होती है, हीटिंग कैपेसिटी ऑफ बायोगैस इज वेरी लो। नो, वेरी लो नहीं होता, लो हो सकती है पर वेरी लो नहीं हो सकता, बहुत कम नहीं कह सकते हैं, कम कह सकते हैं, तुलनात्मक रूप से कम कह सकते हैं, कंपेटिटिव में वेरी लो नहीं कहेंगे। तो पूछा क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है साथियों, तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन इज, प्रोकैरियोट, क्या है? प्रोकैरियोट है ना, जो हम बात करते हैं इसके अंदर
प्रोकैरियोटिक जीवों में नाभिकीय क्षेत्र का एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है। इस अपरिभाषित अनिश्चित नाभिकीय क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? In prokaryotic organism, nuclear region is not surrounded by a membrane. This undefined nuclear region is known as. अगर हम बात करते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरियल सेल है और इसके सेंटर के अंदर हम बात करते हैं इस तरह का रीजन होता है और इस तरह के रीजन को अब क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड कहा जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड कहा जाता है। तो ये एक तरह से न्यूक्लियस है, नॉट अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोट्स। यानी प्रोकैरियोट्स में जो वेल डिफाइंड नहीं होता, अविकसित जो केंद्रक होता है उसको न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहा जाता है और इसी के अंदर डीएनए रहता है। ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड है? नहीं, ये न्यूक्लियोइड कहलाएगा। बिल्कुल सही है, इसे न्यूक्लियोइड कहा जाएगा। इसे न्यूक्लियोलस नहीं कहेंगे और इसे न्यूक्लियोसोम भी नहीं कहेंगे। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, दोनों को एक बाइंडिंग स्ट्रक्चर होती है, उसको कहा जाता है। डीएनए हिस्टोन के साथ बाइंड होता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जबकि न्यूक्लियोइड क्या होता है? बैक्टीरिया के अंदर या प्रोकैरियोट्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? न्यूक्लियोइड होगा। क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन से पादप उत्तकों में मृत कोशिकाएं होती है? Which one of the following plant tissue has dead cell? चलिए देखते हैं। एपिडर्मिस, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट होती है बट लिविंग सेल है। पैरेन्काइमा भी लिविंग होती है, कोलेनकाइमा भी लिविंग होती है। ये सारे के सारे जो हैं वो लिविंग सेल है, जीवित कोशिकाएं हैं। ठीक है ना, सारे की सारी जीवित कोशिकाएं हैं, लिविंग सेल है। बट स्क्लेरेन्काइमा की बात करते हैं, ये डेड सेल होती है। क्या होती है? डेड सेल। और रिजिडनेस प्रोवाइड करती है। जी हाँ, रिजिडनेस प्रोवाइड करती है। इसके अंदर भी फाइबर्स और स्क्लेरेट्स इसके पार्ट होते हैं। आप देखिए, जो फ्रूट्स के जो हार्ड पार्ट होते हैं या जो हम बात करते हैं कवरिंग, लेग्यूम्स की कवरिंग होती है। लेग्यूम जो हम बात करते हैं, राजमा देख लीजिए, उसकी कवरिंग है, स्क्लेरेन्काइमा ही है। पेयर्स की बात करते हैं, उसके अंदर जो हम बात करते हैं पार्ट है ना, जो अनराइप फ्रूट्स होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं, वो सब स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं। ये डेड सेल होती है, रिजिडनेस प्रोवाइड करती है और डेड सेल मानी जाएगी। बाकी सारी कैसी होती है? लिविंग सेल। सो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन इज, उपास्थि कार्टिलेज निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाती है? तो यहां बात करते हैं, इसके अंदर कार्टिलेज या उपास्थि की बात करते हैं, है ना। तो कार्टिलेज की बात कर रहे हैं। कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन। तो कार्टिलेज क्या है? जो सॉफ्ट पार्ट होता है, बोन, जो बोन होती है वो हार्ड होती है, रिजिड होती है। और जो सॉफ्ट पार्ट होता है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है, तो उसको हम कार्टिलेज कहते हैं। फ्लैक्सिबिलिटी जिसमें ज्यादा होती है, लचीलापन ज्यादा होता है। जैसे देखिए, ईयर की बात करते हैं, नोज की बात करते हैं, लेरिंग्स की बात कर सकते हैं। कंठ या लेरिंग्स जो वोकल साउंड बॉक्स है, जी हाँ, इसके अंदर कार्टिलेज होती है, प्रेजेंट होती है। क्या होती है? प्रेजेंट होती है। हाइलिन और इलास्टिक कार्टिलेज होती है। नोज के अंदर भी ये प्रेजेंट रहेगी, फ्लैक्सिबिलिटी देखने को मिलती है आपको। कान, ईयर के अंदर ईयर पीना जो होता है, देखो फ्लैक्सिबल है हमारा, यहां भी प्रेजेंट रहे, यहां भी प्रेजेंट है। यूरिनरी ब्लैडर की बात करते हैं, मूत्राशय, इसके अंदर कार्टिलेज नहीं होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? प्रेजेंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, प्रेजेंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। उपकला ऊतक होते हैं, एपिथेलियम टिश्यू। तो यहां एपिथेलियम टिश्यू होगा, उपकला ऊतक होगा। क्या होगा? उपकला, है ना, ऊतक उपस्थित रहेगा। तो यहां जो ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर होगा। सबके अंदर ये उपास्थि मिलेगी, फ्लैक्सिबल स्ट्रक्चर मिलेगी, आपको यूरिनरी ब्लैडर में देखने को नहीं मिलेगी। क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव नर प्रजनन तंत्र का घटक नहीं है? Which one of the following is not a component of human male reproductive system? ह्यूमन की बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो देखिए, गर्भाशय या सर्विक्स की बात कर रहे हैं। इसके अंदर देखिए, ये सर्विक्स है, सर्विक्स को हम ग्रीवा कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो यहाँ जो हम बात करते हैं, इसके अंदर यूटेरस होता है। वैसे सर्विक्स की बात करते हैं, इसको हिंदी में जो वर्ड है वो ग्रीवा लिखा जाता है। गर्भाशय तो यूटेरस हो जाता है, क्या हो जाता है? यूटेरस। तो सर्विक्स को हम क्या कहते हैं? ग्रीवा कहते हैं। दूसरी जो बात कर रहे हैं, मूत्रमार्ग है ना, यूरिथ्रा, क्या है? यूरिथ्रा की बात कर रहे हैं।
यूरिथ्रा, क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा। ये दोनों में मिलेगा, मेल और फीमेल दोनों में मिलता है, ये मेल और फीमेल दोनों में मिलता है, मेल एंड फीमेल दोनों में देखने को मिलेगा। ठीक है, हम बात करते हैं इसके अंदर फिर शुक्राशय सेमिनल वेसिकल्स की बात करते हैं, सेमिनल वेसिकल है ना। तो सेमिनल वेसिकल्स की बात करते हैं, तो यहां सेमिनल वेसिकल्स की बात करते हैं, केवल मेल के अंदर देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है, मेल के अंदर देखने को मिलता है। शुक्रवाहक या वास डिफरेंस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वास डिफरेंस की बात करते हैं, है ना, वास डिफरेंस की बात करते हैं। तो ये भी मेल के अंदर देखने को मिलता है। कहां मिलता है, मेल के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये मेल का पार्ट, ये भी मेल का पार्ट, ये भी मेल का पार्ट हो सकता है, पर सर्विक्स और ग्रीवा जो है वो फीमेल में मिलती है। कहां मिलती है, केवल फीमेल में। जो यूट्रस होता है, यूट्रस का जो नीचे वाला पार्ट होता है फीमेल में, उसको सर्विक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्विक्स कहा जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है केवल फीमेल में मिलेगी। क्वेश्चन यही था कि ह्यूमन मेल का पार्ट नहीं है, ये सारे मेल में देखने को मिलेगा। यूरिथ्रा, मूत्रमार्ग, सेमिनल वेसिकल्स, क्या है सेमिनल वेसिकल, एक एसेसरी ग्लैंड होती है ना। अतिरिक्त जो हम बात करते हैं सहायक ग्रंथियां होती है जो सीमन बनाती है, जो वीर्य की बात करते हैं मेल के अंदर, उसका फॉर्मेशन, सीमन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, वास डिफरेंस से ही जो स्पर्म्स होते हैं, ठीक है ना, वो कहां जाते हैं, आगे जाते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये सारे के सारे पार्ट मेल में होंगे, बट ग्रीवा सर्विक्स जो है वो फीमेल का पार्ट माना जाएगा। ठीक, सो ए ऑप्शन जो है इसमें नॉट करेक्ट होगा, या करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होगा। ठीक साथियों, तो ये था पेपर 2020 फर्स्ट और सेकंड के अंदर बायोलॉजी के पार्ट। सो मिलेंगे एक नए पेपर के साथ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग उत्कर्ष क्लासेस।